जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, होठ से होठ मिला के ऐसे बात करो। ऐसे नहीं बेटा, कोशिश करो, कोशिश करो। पापा। हाँ, बोल पाएगा, बोल पाएगा, बोल पाएगा। दो बच्चों के बीच मारपीट हुई और उसके बाद एक बच्चे को इतना मारा गया, हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। बच्चे के मुंह से खून नदियों की तरह बह रहा है। आगे के 3 दांत तो पूरे अवल्स थे, प्लस एक दांत बिल्कुल स्विंग कर रहा था। तो फर्स्ट एड कितनी जल्दी दिया गया? मुंह में 25 पैसे की उन्होंने कॉटन टूस के रखी हुई है। इमरजेंसी के वक्त पे बच्चे के मुंह में खून भरा हुआ था। जी मैम, डीपीएस में बात हो रही है क्या? विदाउट कैमरा भी हमें परमिशन नहीं होगी प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए? सर मैंने आपको बता दिया। स्कूल के साथ क्या दिक्कत हो रही है कि वो एक्शन लेने से डर रहा है? इतना खतरनाक एक्शन लिया है कि उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि आपके स्कूल में सीसीटीवी फुटेज नहीं है, मॉनिटर करने के लिए कोई रूम नहीं बना हुआ। पिछले 10 से 12 दिन पहले एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी इसी स्कूल में तोड़ दी गई। इस स्कूल की एंटी बुलिंग कमेटी है कहाँ? स्कूल में बटरफ्लाई नाइफ लेकर के आता है, ये बच्चा पंचेस लेकर के आता है। पंच की कौन सी वीडियो उनके पास है कि जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसको पंच से मारा गया? उस बच्चे ने जो किया ना, वो अपने स्कूल का एक तरह से दादा टाइप का वो ना बन जाए। आरोपी का जो पिता है वो कल मुझसे आकर कह रहा है, क्या हो गया, आपके लड़के ने कुछ बोला होगा तभी तो मेरे लड़के ने मारा होगा। उससे मिलने के लिए यथार्थ हॉस्पिटल गए। उनके पीयूष मल्होत्रा जी का व्यवहार काफ़ी रूडली और काफ़ी अभद्र रहा। एक पेरेंट हैं, एक पिता हैं, जो भले ही यहाँ पर वो आवाज़ उठा रहे हैं। प्लीज़ आप, हम इसको रोकते हैं 2 मिनट। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के शास्त्रीपुरम इलाके में। मेरे पीछे ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल, आगरा का बहुत नामी स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल। और हम लोग अक्सर अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि पूरा दिन जहाँ पर बच्चे का गुजर रहा है वहाँ से वो शिक्षित होकर एक अच्छा शहरी बनकर, नागरिक बनकर निकलेगा। लेकिन इस स्थिति के बीच में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर आपके बच्चे की जान पर बनाए, तो आप क्या कर सकते हैं? ये केस है आगरा के इसी स्कूल का, जहाँ पर 2 बच्चों के बीच मारपीट हुई और उसके बाद एक बच्चे को इतना मारा गया कि उसे पहले हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। उसके बाद भी अभी उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। हम लोग स्कूल पहुँचे तो यहाँ पे हम लोगों को साफ तौर पर हमें स्कूल में एंटर करने से मना कर दिया गया। पहले गार्ड्स ने परमिशन मांगी, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई अंदर प्रिंसिपल और ऑफिस की तरफ से। फिर हमने ऑफिस में भी फ़ोन करके बात की, उनसे भी जानना समझना चाहा। हम प्रिंसिपल सर से मिलना चाह रहे थे। किस काम? वही जो केस अभी हुआ था 2-3 दिन पहले, उसी के रिगार्डिंग। उन्होंने बुलाया? नहीं, मिलने के लिए तो नहीं बुलाया, डायरेक्ट बात नहीं हुई है अभी। तो ऐसे तो नहीं मिलते। आप एक बार बात कर लीजिए। बात करिए। कौन सी प्रेस है? हम लोग दिल्ली से आए हैं। मैं ये माना। आप बात करा सकते हैं एक बार? किससे बात हुई थी आपकी? हम लोग तो बेसिक सिर्फ जानना ही चाह रहे हैं कि मामला क्या था। चलिए आप नेट पे देख सकते हैं, सबके नंबर पर है। हेलो जी मैम, डीपीएस में बात हो रही है, शास्त्रीपुरम। जी, प्रिंसिपल सर से मिलना था दरअसल हम लोगों को। मैम, स्कूल का वर्जन हम लोग जानना चाह रहे थे उस केस के बारे में, क्योंकि स्कूल का कोई वर्जन अभी तक सामने नहीं आया। I have got clarity and information to pass to you. Information ये है कि हम जो है ना पुलिस के साथ we are liaising with the police department. आपको and we are cooperating with police department. आपको जो भी चीज़ चाहिए, वर्जन, एनी क्लैरिटी, आप पुलिस को अप्रोच करिए। स्कूल अपना कोई इंडिविजुअल ऐसे वर्जन नहीं देगा सर। बट मैम, प्रिंसिपल सर से हम लोग 2 मिनट बात तो कर सकते हैं इस कंसर्न को लेकर। सर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। आई हैव कोऑर्डिनेटेड विद माय अथॉरिटीज और ये स्टेटस है। तो क्या हमें अथॉरिटीज से आप चेक करिए सर। यस मैम, अथॉरिटी से हम लोग चेक कर रहे हैं, बट हम क्या विदाउट कैमरा भी हमें परमिशन नहीं होगी प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए? सर मैंने आपको बता दिया जो भी है। मेरे बहुत सारे सवाल थे दिल्ली पब्लिक स्कूल से, यहाँ के मैनेजमेंट से, कि जब इस तरीके की घटना होती है तो क्या उन बच्चों के लिए या उस एरिया, उस प्रेमिसेस को मॉनिटरिंग के लिए आपके पास कोई सुविधा नहीं है? आज जहाँ गली गली पर, चौक चौराहों पर सीसीटीवी है, कि आपके स्कूल में सीसीटीवी फुटेज नहीं है? क्या उस पर निगरानी के लिए, उसे मॉनिटर करने के लिए कोई रूम नहीं बना हुआ? ये तमाम सवालों के जवाब मैं जानना चाहता था, क्योंकि अभी तक अंदर का वो सीसीटीवी सामने नहीं आया है।
अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से डायरेक्ट कोई सफाई नहीं आई है। मेरा कानून कहता है कि स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल के प्रिंसिपल जिम्मेदार हैं। कोई भी केस उठा लीजिए, अभी हाल ही में दिल्ली के चिन्मय स्कूल में एक बच्चे की डेथ हो गई। क्या स्कूल के प्रिंसिपल को उसके लिए एक्शन लिया गया? कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। जो मैंने आपको बोला कि बस से चढ़ना स्कूल की जिम्मेदारी है, क्यों नहीं एक्शन हो रहे हैं? एक्शन नहीं हो रहे हैं, यही समस्या है। जिस दिन एक्शन होना शुरू हो जाएगा उस दिन हम बदलाव देखेंगे। इस वक्त हम लोग आगरा के यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं। हम यहाँ पर उस पेशेंट की स्थिति को जानने समझने के लिए आए हैं कि जब डीपीएस में ये झगड़ा हुआ दो बच्चों के बीच, तो उसमें से जब उसे यहाँ पर लाया गया ट्रीटमेंट के लिए तो क्या स्थिति थी और उसके बाद अब उसकी स्थिति में कितना इम्प्रूवमेंट है, ये जानने के लिए हम हॉस्पिटल में आए। आइए चलते हैं। पीयूष मल्होत्रा जी मेरे साथ हैं, जो खुद भी एक यूट्यूबर हैं और वहाँ पर वो बहुत सारे लगातार इस केस से जुड़े अपडेट्स भी हम सब लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि आज आप स्कूल जाकर ही लौटे हैं जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या बातचीत हुई है स्कूल में? कुछ आश्वासन मिला आपको आज? हमेशा की तरह धोखा, हमेशा की तरह एटीट्यूड, एरोगेंसी, प्रिंसिपल का ना होना। मतलब जब बच्चे के मुंह से खून नदियों की तरह बह रहा है, उसके 3 दांत जड़ से उखड़ के टूट चुके हैं, चौथा दांत अंदर जा चुका है, वो ऑलमोस्ट बेहोश होने की हालत में है, तब प्रिंसिपल नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है वो आज मिलेगा? सर, जब पहली बार ये पेशेंट आपके पास आए तो क्या स्थिति थी, किस तरीके से आपने देखा? बच्चे को मैंने इमरजेंसी में देखा था। इमरजेंसी के वक्त पे बच्चे के मुंह में खून भरा हुआ था और इसके पेरेंट्स बाहर गेट पे वेट कर रहे थे और उस समय बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ था और मुंह में ब्लड था। जब इसको एग्जामिन किया तो इसके दांत, आगे के 3 दांत तो पूरे अवल्स थे, बाहर निकल गए थे, प्लस एक दांत बिल्कुल स्विंग कर रहा था। फिर मेडिकल भाषा में कहें तो ग्रेड 3 मोबाइल था। और जब हमने सीटी कराया तो उसमें डेंटो एल्वर फ्रैक्चर आया। जिस डेंटो एल्वर फ्रैक्चर मतलब आगे के जबड़े में जहाँ पे दांत होते हैं वहाँ पे एल्वुलस में फ्रैक्चर था। जी नहीं, स्कूल मुझे क्यों बुलाएगा? स्कूल की निगाह में तो पेरेंट्स की कोई औकात ही नहीं है भाई। अगर 1-2-2.5 लाख रुपए देने वाला पेरेंट निकल जाता है तो क्या हुआ? 2-2.5 करोड़ रुपए महीने की आमदनी एक ब्रांच से आ जाती है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। प्लस मैं क्यों गया था? मैं इसलिए गया था कि माननीय पुलिस प्रशासन ने इस मुकदमे में एफआईआर दर्ज कर दी है। उस एफआईआर के चलते ये जो केस है ये जुवेनाइल कोर्ट में आता है, तो मौकाए वारदात जहाँ पे हुई थी वहाँ पे जाकर के हमें बयान करना था और मुझे स्टेटमेंट देने थे पुलिस को कि यहाँ पे घटना हुई थी, यहाँ पे मेरे बच्चे को मुक्के मार मार के उसके दांत तोड़ दिए गए थे। तो अंदर पुलिस के होने के बावजूद हमें कैसे घुसना पड़ा है अंदर, हम कैसे अंदर एंटर कर पाए हैं, ये हम ही जानते हैं। जब आईओ साहब ने अपनी आवाज़ तेज़ की है कि क्या पुलिस की भी तुम इंसल्ट कर रहे हो, तो माँ बाप को अंदर कैसे घुसने दोगे, तब जाकर के अंदर से एक स्टाफ आया, उसने गार्ड को परमिशन दी है कि गेट ओपन कर दो, खोल दो गेट को, तब जाके हम लोग अंदर घुस पाए हैं। जब पुलिस के साथ आप सोच करके देखिए, इतनी जद्दोजहद करने पर आपको घुसने दिया जा रहा है, तो वहाँ पे भी पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, वहाँ पे भी प्रिंसिपल सामने नहीं आए। प्रिंसिपल साहब के पास तो समय है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा सुनाई में आया कि वो सीबीएसई के नोडल ऑफिसर बन चुके हैं, तो घमंड से चूर हो चुके हैं। अब वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मिलने थे, जो सीसीटीवी फुटेज दिखनी थी, वो मुझे कुछ भी नहीं दिखाया गया। मैंने सिर्फ मौके जो वारदात थी वहाँ पे पहुँच करके एक पुलिस को अपना बयान दे दिया कि यहाँ पे मेरे बच्चे के साथ मुझे मारपीट करके उसके दांत तोड़ दिए गए थे। रायन स्कूल का केस हुआ था, जो हम सबको पता है, जो प्रद्युमन केस के नाम से फेमस है। तो वो जब केस हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्कूलों में बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर ये जब केस आगे गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो गाइडलाइंस जारी की गई थी और हर स्टेट अपने हिसाब से गाइडलाइंस जारी की। अगर आप गूगल करते हैं तो यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ ये जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन लोगों ने भी गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं। सेम एनसीपीसीआर ने कर रखी है। होता ये है, गाइडलाइंस का ये मतलब होता है स्कूल्स को फॉलो करना चाहिए। बट अब समस्या कहाँ पर है? कहने को उसके मुताबिक तो सीसीटीवी होना चाहिए, तो आई विश, मुझे नहीं पता स्टोरी में उनको सीसीटीवी फुटेज मिला नहीं मिला, क्या रहा। नंबर 1 सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए। दूसरा, जब भी ऐसा कोई केस होता है, जो एग्रीव पेरेंट है, अपने बच्चे की जो कंप्लेंट है, वो ऑफकोर्स पुलिस स्टेशन पे करवाए। स्कूल को डेफिनेटली, स्कूल इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल, स्कूल से पूछे। प्लस साथ साथ जब आप पुलिस में कंप्लेंट करवा रहे हैं, मेक श्योर आप उसमें ज़रूर लिखें इंसिडेंट का डेट, टाइम वगैरह के साथ। प्लस उसमें ये मेंशन करें कि आप स्कूल का सीसीटीवी का फुटेज और उसका डीवीआर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप उसको अपनी सिक्योरिटी में ले लें।
क्यों? क्योंकि कानून के हिसाब से डीवीआर का रिकॉर्डिंग एक टाइम लिमिट तक रखना ज़रूरी है। इतना ब्रूटल इंसिडेंट, मतलब जिसके वीडियोस भी हम सब लोगों ने देखे, उस इंसिडेंट के ठीक बाद का विजुअल हमने देखे और उसमें हमें नज़र भी आ रहा है कि फ़र्स्ट एड के नाम पर सिर्फ कॉटन दी जाती है, पेरेंट को कहा जाता है कि आप आइए अपने बच्चे को ले जाइए, और वो माइनर इंजरी जैसा उस इंसिडेंट को दिखाया जाता है। सिर्फ यही हुआ स्कूल में, कोई एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने उस इंसिडेंट के ठीक बाद? वो इंसिडेंट के ठीक बाद उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया, इतना ख़तरनाक एक्शन लिया कि उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, उसमें लिखा गया देयर वाज अ फाइट बिटवीन टू चाइल्ड्स, चाइल्ड ए एंड चाइल्ड बी. Child A had a injury and child B had some minor injury in his hand. अरे यार क्या जानवर हो क्या, मतलब मुक्के से उसने जो नकल पहन के, जिसे कहते हैं नेकलेस्टर पहन के घूसे मारे हैं, तो उसका रिफ्लेक्ट अगर हल्का सा चोट आ गया तो वो मतलब चाइल्ड ए और चाइल्ड बी की तरह आपको, मतलब आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके लिए सब्जेक्ट है वो क्या है? पीयूष मल्होत्रा जी को डीटीएस प्रशासन ने सूचना दी कि इस तरीके से झगड़ा हो गया है, तो ये वहाँ पे पहुँचे। जाते ही इन्होंने वहाँ पे जाकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। क्या इनको ऐसा नहीं लगा कि मुझे सबसे पहले अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? कि बार बार वीडियो में आरोप लगा रहे हैं कि फैमिली नहीं मिली और उन्होंने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई। फैमिली की तरफ से हम, उसके फादर, उसके ताऊली और कई सारे रिलेटिव हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। मैं जब उनके रूम में था तो मैंने इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि जो भी हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, बच्चों की बात है, उसे आप अपने तरीके से देख लीजिए। ये भी बच्चा हमारा है, वो भी बच्चा आपका है, हम दोनों बच्चों को समझाएंगे और इस तरीके की कोई पुनरावृत्ति न हो। लेकिन इन्होंने बार बार उसी चीज़ को आगे दिया कि उसने पंच से मारा है, वो तो स्कूल में रामपुरी चाकू भी लेके आता था। क्या सबूत है इनके पास? किसने कह दिया तो उसके पास रामपुरी चाकू है? इस तरीके से किसी बच्चे के खिलाफ अंदर गलत बातें सोशल मीडिया पर करना, क्या इन्हें अच्छा लगा है? ये क्या ये सब चीज़ें ये कियाद भी लेने के लिए कर रहे हैं? जो इंजरी आपने देखी वो कितनी ब्रूटल थी? इस तरीके के कितने केसेस होते हैं? देखिए, केसेस तो इंडिया में आजकल ऐसे बढ़ रहे हैं, बट बच्चों में ऐसे लड़ाई झगड़े के केसेस इट्स वेरी कॉमन, बट ब्रूटल तो थी। इट वाज लाइक बड़ी थी। एक बच्चे ने मुक्का मारा था, तो जॉ अगर फ्रैक्चर होता है तो देयर इज़ लाइक बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। सबसे बड़ा मैंने बताया एयरवे थ्रेटन होता है। अगर मैंडिबल किसी भी तरीके से जबड़ा नीचे का फ्रैक्चर होता है पूरी रूप से, तो मैंडिबल में सांस लेने में तकलीफ होती है, उस समय मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। तो बट टाइमली ये लोग यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए एंड वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ हेयर। तो मुझे भी इमरजेंसी में कॉल किया, मैंने देखा बच्चे को। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि पेरेंट्स के लिए आप ब्लेम गेम में मत जाइए। क्यों? क्योंकि आज अगर एक्स बच्चे ने आपके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है, कल वाई हो सकता है, परसों जेड हो सकता है। आप कितनों से लड़ेंगे? आपको कंप्लेंट करनी चाहिए स्कूल मैनेजमेंट को, जो हेल्थ रिस्पॉन्सिबल है। आपके स्कूल की जो पीटीए जिसमें पेरेंट्स रैप हैं, आपको उनको पकड़ना चाहिए। आपको अपने स्कूल में जो शिक्षा विभाग के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मैं देख रही हूँ, स्कूल का भी मैंने देखा था, यहाँ पर भी केवी के दो केवी स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, इनको पकड़ना चाहिए। कंप्लेंट रजिस्टर, देखिए होता क्या है, जब हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, भविष्य में इसमें माने, तो सबसे पहले आपको एक राइटिंग में, वर्बल कुछ नहीं चलना चाहिए किसी भी पेरेंट को, ठीक है। राइटिंग में आप स्कूल को कंप्लेंट दें और स्कूल को भी बोलें कि अगर जैसे ये इसी केस का मैं एग्जांपल दूं, स्कूल को भी बोलें कि इस क्लासरूम का आपका जो कैमरा है इसको आप सुरक्षित रख लीजिए, इसका डीवीआर भी रख लीजिए। कल को स्कूल ये ना बोले कि मेरे पास तो था ही नहीं, हमें पता नहीं था। इमीडिएटली आपको ये काम करना चाहिए। दूसरा, कंप्लेंट आपको तुरंत शिक्षा विभाग में करनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बता देती हूँ, हर स्टेट में बाल आयोग होता है। यदि आपके स्टेट में बाल आयोग नहीं है तो आप नेशनल लेवल का जो बाल आयोग है, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वहाँ पे जो चेयरपर्सन है उसके नाम पर उसको लेटर लिखें, अपनी डिटेल कंप्लेंट लिखें। यदि बच्चे को जैसे चोट लगी है, इसके मेडिकल प्रूफ लगाएं, और यदि संभव हो जो फर्स्ट मेडिकल का आपका जो एग्जामिनेशन होता है
वो सरकारी में करवाएं। मैं भविष्य की प्लानिंग के लिए बता रही हूँ, क्योंकि अगर इन केस चलेगा तो वो कहेंगे नहीं आपने तो प्राइवेट में करवाया। आपको टेक्निकलिटीज़ में साथ साथ बताने की कोशिश करूँ। आप क्या करें, आप किसी सरकारी में जाएं, वो पहला आपको पता है, पहले एक वो बनाता है कैसे कैसे हुआ, वो आप रिजर्व रख लीजिए। आप वो करके आप विभाग को दीजिए, जिसमें मैंने आपको बाल आयोग बताया, आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में दीजिए, अपने स्टेट के शिक्षा विभाग में दीजिए। कागजी काम ज़रूर पक्के रखिए। कि आप लगातार सैटरडे से इस इंसिडेंट को जो है आप लोगों के सामने ला रहे हो, और जिस तरीके से आप खुद एक यूट्यूबर हैं, आप इंस्टा और यूट्यूब पे चीज़ें शेयर करते हैं, तो आपके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, उसके बावजूद जब वो मिलियन लोगों तक वो रील जा रही हैं, मिलियन लोग उसे देख रहे हैं, इतना प्रेशर होने के बावजूद भी आखिर स्कूल के साथ क्या दिक्कत हो रही है कि वो एक्शन लेने से डर रहा है, वो कुछ खुलकर बोलने से डर रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज सामने लाने से डर रहा है? क्या कोई पार प्रेशर है उनके ऊपर? देखिए, ये एक बहुत मोटी किताब है जिसका बहुत छोटा सा पन्ना आपके सामने आया, पन्ना भी नहीं कहूँगा, एक छोटी सी लाइन आपके सामने आई है। पिछले 10 से 12 दिन पहले कुछ जो मुझे सुनाई दिया है सूत्रों के अनुसार, एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी इसी स्कूल में तोड़ दी गई है। ऑयल डाल करके सीढ़ियों पे उसको धक्का दे दिया गया है और उसकी जो बैकबोन है वो डैमेज हो चुकी है। जिस बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ, ये बच्चा स्कूल में बटरफ्लाई नाइफ़ लेकर के आता है, ये बच्चा पंचेस लेकर के आता है। कुछ टाइम पहले जो ये डॉक्टर साहब जो वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं जो हॉस्पिटल, उनके बच्चे से मेरी बातचीत हुई। उसने कुछ ऐसे राज खोले जो अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, अंधी नगरी चल रही है। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशंस। मैं कुछ आरोप सिद्ध कर दूंगा। आरोप का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आरोप लगा दी, मैं सिद्ध कर दूंगा। तक हम स्कूल सेफ्टी की बात करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम दो हिस्सों में नहीं बांटे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेफ्टी जो पैरामीटर्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी ऑफ स्कूल, सेफ्टी पैरामीटर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। और रही बात ऐसे केसेस की, यस, सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। चाहे कोई भी आप केस उठा लीजिए, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल है स्कूल। फिर आपने बोला डीपीएस जैसा स्कूल, देखिए मैं अगर समझूं, एक साइकोलॉजी समझूं या समझूं, तो डीपीएस चाहे आगरा हो चाहे देश के किसी और कोने में हो, हर कोई अपने आप को compete करना चाहता है दिल्ली के मथुरा रोड और आर के पुरम से, क्योंकि यहीं से डीपीएस ने नाम कमाया, तरह से ब्रांड इमेज बन गई। बट चीज़ों को फॉलो करना बाकी स्टेट लेवल पे, या मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स सभी स्कूलों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये स्कूल अपनी इमेज के लिए, आपने फीस की बात की, बट यहाँ पर एक कहूँगी कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, स्कूल की वेबसाइट में जाएं, वेबसाइट को देखें और चेक करें कौन कौन सी कमेटीज़ हैं, क्या क्या है वहाँ पर, क्या वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, जितनी जानकारी वो हासिल कर सकते हैं। प्लस स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि स्कूल में कुछ कमेटीज़ होना ज़रूरी है, स्कूल में सेफ्टी कमेटीज़ की बात कर रही हूँ मैं, सेफ्टी को रखते हुए, तो वो सेफ्टी कमेटीज़, स्कूलों की भी जिम्मेदारी है सेफ्टी कमेटीज़ को रखें। इससे क्या होगा, पेरेंट्स को ट्रस्ट होगा, और जब पेरेंट्स नज़र रखेंगे तो स्कूल को भी लगेगा कि यस, पेरेंट्स हम पे नज़र रख रहे हैं। होता क्या है, इग्नोरेंस दोनों साइड से होता है, तो इसका फ़ायदा स्कूल उठाते हैं, प्रशासन उठाता है, और अंत में नुकसान होता है बच्चों का। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आप इतनी फीस देते हैं, इतना सब कुछ होता है, तब ऐसी चीज़ें क्यों आखिर हो रही हैं स्कूल के अंदर? सर, मैं तो अभी समय आपके सवालों से अपने आप जैसे सुन सकते हैं, बच्चे की चीखें सुनने में वो हो पा रहा हूँ। मेरी घबराहट जो है, देखिए मेरी बच्चे की तड़पन नहीं मुझसे देखी जा रही। रियली सॉरी। मैं आप लोगों को बताऊँ, बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। और क्या है ये, मतलब क्या, देखिए किस तरह से एक बाप देखता है। मेरे चिक बम सब से खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अपने बच्चे को देख करके। मैं क्या बोलूँ, मतलब है प्रावधान तो ठीक है, मुझे जेल कर दीजिए, मुझे मौका दे दीजिए प्रिंसिपल से निपटने का इस चीज़ के लिए। देखिए कौन बाप छोड़ देगा। और जो आरोपी पिता है, जो आरोपी का जो पिता है, वो कल मुझसे आकर कह रहा है, क्या हो गया, आपके लड़के ने कुछ बोला होगा तभी तो मेरे लड़के ने मारा होगा। मतलब तुम्हारे अंदर इतनी तमीज़ नहीं है, इंसानियत नहीं है, तुम बच्चे से मिल सको, आकर के कह रहे हो कि मैं तहरीर दूंगा। किस बात की तहरीर दोगे? पीट दिया तुमने, इस बात की तहरीर? मेरे बच्चे के हाथ पैर बिलक रहे हैं, मैं इसे उधर देखा नहीं जा रहा, मैं आज सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ। आप एक पिता का दर्द समझिए कि मैं अपने बच्चे को नहीं देख पा रहा हूँ उस तरफ। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत टफ सिचुएशन है एज अ रिपोर्टर मेरे लिए भी। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा विभत्स है, इतनी ज़्यादा ब्रूटल है कि हम आपको वो कैमरे पे नहीं दिखा सकते। एक पेरेंट हैं, एक पिता हैं, जो भले ही यहाँ पर
वो आवाज़ उठा रहे हैं, प्लीज़ आप, हम इसको रोकते हैं 2 मिनट के लिए, आप प्लीज़। हमने एक स्प्लिंट और वायर से वो दांत को वापस रीइम्प्लांट कर दिया है और वापस लगा दिया है दांत को। मोस्ट लाइकली बच्चे के मुंह के अंदर ही था दांत, तो जब दांत मुंह के अंदर ही होता है, ओरल टेम्परेचर में होता है, तो दांत के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोस्ट लाइकली ही इज़ रिकवरिंग गुड। अभी तो बच्चा भी ठीक है, बट थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है। चक्कर क्या होता है, जब आगे के दांत होते हैं तो हमारे ज़बान भी वैसे ही चलती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ईडमा है, स्वेलिंग है, उसकी वजह से थोड़ा सा भी बोलने में तकलीफ हो रही है, बट एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे से रिकवरी करेगा। उस वक्त जो स्थिति थी, क्या अगर सही टाइम पे और फर्स्ट एड कुछ बेहतर तरीके से मिलता तो क्या? देखिए होता क्या है ना, दिस इज़ काइंड ऑफ वी नीड अ सुपर स्पेशलिस्ट फॉर दिस। अब हर जगह सुपर स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था, बट एक फर्स्ट एड का मतलब यही था कि उस समय हीमोस्टेसिस करना चाहिए था। बच्चे के मुंह के अंदर ब्लड था। कई बार क्या होता है कि ट्रॉमा की वजह से, हेड इंजरी की वजह से ब्लड लंग्स में भी जा सकता है और बाकी कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से अराइज हो सकते हैं। बाकी तो एज सच ये बच्चा तो उस समय स्टेबल था, बट ऐसे असॉल्ट के केसेस में सबसे पहले वी नीड टू मेंटेन द रेस्पिरेशन। सांस, बच्चे को सांस की नली बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, और बाकी तो अभी क्या लगता है कब तक आप बेहतर इम्प्रूवमेंट और देख पा रहे हैं और कब तक डिस्चार्ज होने की स्थिति आपको? कल हम बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे, बट इसमें लिक्विड डाइट पे बच्चा काफ़ी समय तक रहेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो 2 दांत निकले गए हैं, 3 दांत निकले हैं, वापस वो लगाए गए हैं, उनको रीइम्प्लांट किया गया है। उसकी वजह से उसमें वापस कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए ताकि वो वापस ढीले होके निकल ना जाए। और बाकी ये एस्थेटिक जोन है, मतलब चेहरा सामने का दिखता भी ऐसा है, और बच्चे का अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो बच्चे का मोरल, कॉन्फिडेंस, वो सब भी हैम्पर होता है। तो इट्स एस्थेटिक जोन। हमें हर चीज़ बहुत प्रिसाइसली, बहुत समझदारी से आगे बढ़ना है। बाकी बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है, इज़ डूइंग गुड। इंटरव्यू को हमने बीच में रोका था, बहुत टफ वो मोमेंट था, मतलब जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये फैमिली इतनी परेशान है, वो लोग अभी घर भी नहीं जा रहे हैं, इनके फादर लंबे समय से यहीं पर हैं, हमें यहीं पे ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करना पड़ रहा है उसी रूम में। बीच में उनको स्टिचेस लग रहे थे और वो इतना ज़्यादा पेन में थे कि उनके फादर के लिए बहुत टफ़ था, मेरे लिए एज अ रिपोर्टर बहुत टफ़ था कि मैं उस इंटरव्यू को वहाँ पे कंटिन्यू कर पाऊँ। इनकी मदर ने मुझे दिखाया वो फ़ीस स्ट्रक्चर कि हम लोग कितना पे करते हैं। इतनी फ़ीस देने के बाद भी फैसिलिटी के नाम पे आप लोगों को जो चीज़ें मिली और जो अब सपोर्ट मिल रहा है, जब ऐसी घटना हो गई है तो कितना टूट जाता है एक पेरेंट? सर टूटने का तो नहीं पता, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अब इंटरव्यू में क्या नहीं बोल रहा, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देख के हटाओ, मेरा दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है। सीबीएसई हर स्कूल को अफिलिएशन देता है, जो भी सीबीएसई बोर्ड में जाना चाहता है। तो सीबीएसई जब अफिलिएशन देता है, वो कहता है मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको। तो टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारी में कुछ ये भी आता है कि आपको कुछ 10 से 12 कमेटीज़ हैं, आपको ये सारी कमेटीज़ फॉर्म करनी है, नंबर 1। और इन सब कमेटीज़ की डिटेल्स जो हैं वो आपको अपनी वेबसाइट पे भी डालनी है, जिसमें आपकी एग्जांपल दूं, पीटी हो गई आपकी, मैनेजमेंट तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट कमेटी है ही है। उसके अलावा पॉक्सो कमेटी, मैं बच्चों की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू, पॉक्सो हो गई आपकी 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 कमेटी हो गई। मैं अगर बात करूं तो आपकी स्कूल सेफ्टी से रिलेटेड हो गई, एंटी बुली हो गई, आपकी चाइल्ड हरासमेंट की हो गई। ऐसी बहुत सारी 10-12 कमेटीज़ उनको बनानी होती है। अब कमेटी कितनी फॉर्म हुई, आपका ये क्वेश्चन था। रियलिटी ये होती है, क्योंकि कागजी कार्यवाही के चक्कर में ये सिर्फ कागजों में कमेटीज बनी होती हैं। ग्राउंड पे अगर बात करें, अगर मैं डीपीएस की बात करूं, तो ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि इनकी एंटी बुलिंग कमेटी कहाँ है, इनकी पीटीए कहाँ है। क्या पीटीए ने इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की? क्यों पीटीए आज की डेट में पेरेंट्स के सामने नहीं खड़ा हुआ? हमें नहीं पता, हमें जो मिल रही इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू मिली है। अगर पीटीए कौन है? पेरेंट्स और टीचर की एसोसिएशन है। मैं टीचर हटा दूं क्योंकि वो स्कूल के साथ जुड़े हैं, सैलरी वो दे रहे हैं, तो पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स तो है ना। तो उन पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव को सबको आगे आना चाहिए, ये सोच के कि आज एक बच्चे के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होना चाहिए। आपकी जिस बच्चे के साथ लड़ाई हुई आपके बच्चे की, उनके पेरेंट्स से भी मुलाकात हुई, तो जब आपकी उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? वो बोल रहा है कि तुम्हारे लड़के ने कुछ कहा होगा तभी तो मेरे लड़के ने मारा।
मेरा लड़का कोई पागल है कि तुम्हारे लड़के को बिना कुछ कहे मार देगा? जब मैं मिला और उससे सच्चाई पूछी, उसके बाद हम सब लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया। सच्चाई ये है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन को उस लड़के ने बार बार बोला और गंदी गंदी गालियां दी। इस वजह से ऊपर गया, ऊपर वाली मंजिल पे जाके उसने बात की कि भाई तुम मुझे बार बार इस तरीके से क्यों व्यवहार करते हो। तो उसने बोला कि मैं तो ऐसे ही करूँगा। इस तरीके से बोलते हुए उस लड़के ने उत्तेजित होकर उसका गला पकड़ लिया और उसको रैली पे गिरा लिया। मैंने जैसे तैसे अपने आप को उससे छुड़ाया। फिर इन दोनों बच्चों में मारपीट हुई, चाटेबाजी हुई। मुक्का जो गलत जगह पे है उसके मुंह पे लग गया। अब आजकल सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल कर रहे हैं उनके फादर मिस्टर पीयूष मल्होत्रा जी, वो कह रहे हैं कि उसने पंच से मारा, कई सारे मुक्के मारे। क्या साक्ष्य था पंच पर? पंच उन्हें मिला कहाँ से? पंच की कौन सी वीडियो उनके पास है कि जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसको पंच से मारा गया? एज पर जो सीसीटीवी फुटेज की जो रिकॉर्डिंग जो आई है वहाँ से डीपीएस स्कूल से, जो सारे उच्च अधिकारियों के पास अवेलेबल है, उसमें कहीं भी किसी भी पंच का या किसी भी धारदार हथियार का यूज नहीं किया गया। इसके बाद हम लोग मानवता के नाते उनसे मिलने के लिए यथाक हॉस्पिटल गए। जब मैं उनसे वहाँ पे मिला तो हमने अपना सिंपैथी उन्हें दिखाई, लेकिन उनके पीयूष मल्होत्रा जी का व्यवहार काफ़ी रूडली और काफ़ी अभद्र रहा। मैंने उन्हें बताया कि फादर और फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए, वो आप सब लोगों से बात करना चाहते हैं और बच्चे को देखना चाहते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि तुम सब लोग यहाँ से जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो फिर हम सब लोग वहाँ से निकल आए। इस स्कूल की एंटी बुलिंग कमेटी है कहाँ पर? ये तो इंक्वायरी में आनी चाहिए ना। अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप में ये भी तो देखो। ये कौन देखेगा? शिक्षा विभाग देखेगा। अगर शिक्षा विभाग के अपने अधिकारी जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी में बैठे हुए, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। और रही बात बदलाव की, मेरा तो ये कहना है कोई ज़रूरत नहीं है नया कानून बनाने की। फिलहाल जो पुराने लगे हुए ना, आप उनको ऑर्डर पे कन्वर्ट कीजिए और फॉलो नहीं करता पेनल्टीज लगाइए, पेनल्टी के लेवल बना दीजिए कि पहली बार वॉयलेशन पे हम एग्जांपल दो 50,000 का जुर्माना लगाएंगे। और 50,000 कौन भरेगा? वो अपनी जेब से भरेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 50,000 बाद में पेरेंट्स के लिए बिल कट जाए। 50,000 प्रिंसिपल अपनी जेब से भरेगा, ठीक है, मैनेजमेंट अपना देगी। सेकंड लेवल पे उसको बढ़ा दीजिए, जैसे दिल्ली के एक्ट में हुआ है, उन्होंने लेवल बढ़ाया है। और लेटर ऑन आप अपने प्रावधान में डालिए कि हम सोसाइटी आपका कैंसिल कर देंगे। आप उनको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए कि भविष्य में वो इस तरह से कि बिजनेस ना खोल पाए। ये बिजनेस मॉडल्स हैं आज की डेट में। आपकी क्या मांग है प्रशासन से और कितना सपोर्ट आपको मिला है? मांग और सपोर्ट को लेकर के मैं क्या बोलूं। मेरे बच्चे के ओरिजिनल दांत वापस आ सकते हैं तो दिलवा दीजिए, उसकी आवाज़ वापस दिलवा दीजिए, और उसका जो साल गया है वो वापस दिलवा दीजिए, जो एक एक सेकंड दर्द में कर रहा है वो वापस दिलवा दीजिए, उसका जो मेंटल ट्रॉमा हो गया है वो वापस दिलवा दीजिए, और साइकोलॉजिकल जो उसने दिमाग से सब चीज़ें जो पेन लिया है बस वो वापस दिलवा दीजिए। और मेरा बच्चा बस आगे पढ़ेगा नहीं, बस वो दिलवा दीजिए। ज़्यादा कोई मेरी मांग ही नहीं है। इसमें से अगर कोई भी एक मांग पूरी होती है तो बस एक मांग पूरी कर दीजिए। मैंने 10-12 ऑप्शंस दे दिए, एक कुछ भी दिलवा दीजिए। कभी भी ऐसा हो तुरंत पेरेंट 1098 में फ़ोन करें। हमारे देश में समस्या क्या आ रही है, जब हम प्राइवेट पब्लिशर की बुक किताबें बेचते हैं ना, तो हमें यही नहीं पता होता। जबकि एनसीईआरटी की हर किताब के पहले पेज के बैक साइड में, फर्स्ट जो आप कवर पेज होता है उसके बैक साइड में 1098 लिखा है। सब किताबों में है, बट आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1098 में तुरंत फ़ोन करें। कोई बच्चा भी कहीं पर किसी समस्या में है ना, वो तुरंत 1098 मिलाए। उससे क्या होगा, CWC कमीशन फॉर प्रोटेक्शन जो आपका बच्चों का है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वहाँ पर आपका केस ओपन हो जाएगा। जेजे एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 75 कहता है आप उसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट में जाइए। बड़े बच्चे हैं स्कूल में, क्लास टीचर भी होंगी, कोई ना कोई उस टाइम पे कौन था क्लास में, आप उनका नाम लिखिए, प्रिंसिपल का नाम आएगा, यहाँ पे मैनेजमेंट का नाम आएगा। यहाँ पे आप जुवेनाइल बच्चे को केस में नहीं ला सकते हो। मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आज से करीबन 10 साल पहले एक दिल्ली में भी केस हुआ था, वहाँ 5 साल के बच्चे का केस था। तो उस टाइम पे हमारी मुलाकात NCPCR के जो चेयरपर्सन थे
प्रियांक कानून को सर, तब भी हमारी बात हुई थी। लॉजिकली वो ठीक थे, कह रहे कि मैम आप ये बताओ 5 साल के बच्चे पे हम JJ एक्ट लगा देंगे जुवेनाइल वाला, ये संभव नहीं है। तभी मैंने आपको क्या बोला, इन बच्चों का यदि मेंटल इनकी क्लासेस लगती हैं, काउंसलिंग की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो गुस्सा है, जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, अब हम नहीं जानते कि क्या किसके घर में क्या चल रहा है, राइट, तो वो केसेस को हम कर सकते हैं। इस केस का एक दूसरा पक्ष जो है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं जिस छात्र पर, हमने उनके परिवार से भी इस केस को समझने जानने की कोशिश की, हमने उनका पक्ष भी इस रिपोर्ट में लाने की कोशिश की। उन्होंने ऑफ द कैमरा मुझसे कई ऐसे बातें कही जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। जो पीड़ित पक्ष जिस परिवार पे आरोप लगा रहा है, जिस छात्र पे आरोप लगा रहा है, उसके परिवार ने कहा कि अगर CCTV कैमरा सबके सामने आएगा तो एक पक्ष सबको पता चलेगा और इस केस की सच्चाई भी पता चलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो आने वाले कुछ दिनों में इस केस से जुड़े कई अहम तथ्य भी सबके सामने पेश करेंगे। इस केस में 29 अप्रैल को एक नई जानकारी और सामने आई। वो जानकारी ये है कि इस केस में जो नाबालिग छात्र के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी उसे निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इस केस में कानून की अवहेलना हुई है। ऐसे केसेस में 7 साल से कम सज़ा वाले जो केसेस होते हैं उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रक्रिया के बिना FIR दर्ज नहीं की जा सकती। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ, जिसके बाद 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें एक दारोगा भी शामिल बताए जा रहे हैं।